सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा C2 के वो मेंबर्स जिन्होंने कोयला उत्पादन से लेकर के और यहाँ पर के जो कोयले का एक जो संगठन, सबसे बड़ा संगठन होता है, तो ऐसे में हमारे साथ आज यहाँ पर कुछ खास लोग, जो बड़ी शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम कुछ खास चर्चाएँ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ACCL के अध्यक्ष सर, आप ACCL में अध्यक्ष हैं। जी। तो आप लोगों का जो ट्रेड यूनियंस है यहाँ पर, ख़ासतौर पर मजदूरों के लिए जो है, तो कैसी लड़ाइयाँ लड़ता है और इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है? कोयला उद्योग में राष्ट्रीय पैमाने पर जो भी निर्णय होते हैं, चाहे वो संयुक्त रूप से हो, चाहे हमारे इंडिविजुअल रूप से हो, उस लड़ाई को कोयला श्रमिक संघ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो ज़मीनी स्तर से लेकर के और ऊपरी स्तर तक इस पूरी लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और हर लड़ाई को हम लोग अपनी निजी लड़ाई समझ करके इस कोयला उद्योग को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। अभी जैसे वर्तमान सरकार के जो मौजूदा हालात हैं, उनको देखते हुए कई सारे निर्णय ऐसे लिए गए जिन पे जो है तो गवर्नमेंट किसी तरह का झुकाव नहीं कर रही है अपनी ओर, बल्कि मनमानियाँ किए जा रही हैं। ख़ासतौर पर आप देख रहे हैं निजीकरण को लेकर के, महंगाई है, तमाम ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। अभी जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है, यह सरकार जो है बिल्कुल निरंकुश है और यह सरकार श्रम विरोधी है, कानून आपके मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है। यह सरकार पूरे के पूरे जो निर्णय ले रही है, वो सारे निर्णय इसके आम जनता के खिलाफ है, चाहे वो महंगाई के सवाल पर हो, चाहे वह लोक सुरक्षा के सवाल पर हो, चाहे वेलफेयर के सवाल पर हो। सभी सवाल पर सरकार की जो नीयत है, वह नहीं चाह रही है कि इस देश के अंदर जो मजदूर है वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक ज़माने में गाँव में जो ज़मींदारी प्रथा चला करती थी, तो उस ज़मींदारी प्रथा में जो मजदूर हुआ करता था, उसकी हालात बहुत ख़राब थी। आज फिर से उसी स्थिति को लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पहले वो ज़मींदार शोषण करता था, अब देश का जो पूंजीपति है वो शोषण करने के लिए तमाम तरह का जो योजनाएं बना रहा है, जिससे मजदूरों की हालात अच्छी न रहे, उनकी गुलामी करते रहें। इसलिए कोयला श्रमिक संघ C2, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर पर CI2 के लोग जो हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। हम आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर निजीकरण के मामलों को लेकर, जहां गवर्नमेंट का किसी तरह कोई झुकाव नहीं है? बात ये है कि निजीकरण जो है, ये एक सुनियोजित हमला है और ये बुनियादी रूप से सिर्फ मजदूरों से संबंधित विषय नहीं है। ये विषय पूरी राष्ट्रीय आज़ादी और राष्ट्रीय वर्तमान और राष्ट्रीय भविष्य को लेकर है। हमारे देश का ये जो ढांचा आज दिख रहा है, जो औद्योगिक रूप से विकसित हुए हैं, कई पूरी दुनिया में हमारी धाक बनी है और हमारा देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही थी। इसका कारण था हमारे देश की आज़ादी के बाद में बुनियादी जो ढांचा था वो सार्वजनिक क्षेत्र में बनाया गया। तब उद्योगपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो इतने बड़े बड़े कोयला खदानें पैदा कर लें, इतना बड़ा स्टील प्लांट लगा लें, इतने बड़े बड़े बिजली घर बना लें, टेली कम्युनिकेशन की लाइन डाल दें, रेलवे डाल दें। तो ये उद्योगों के विकास के लिए ये सब बुनियादी ढांचा जो है वो सरकारी ढांचे में बना, सार्वजनिक क्षेत्र में बना। अब इसके आधार पर पूरे देश का औद्योगिक ढांचा बना। अब ये जो सरकार आई है, मोदी जी की सरकार, ये सरकार खुले तौर पर कॉरपोरेट परस्त सरकार है। तो अब ये कॉरपोरेट परस्त सरकार है, तो जो बना बनाया हमारा ढांचा है, जिससे देश के विकास को, देश की तमाम योजनाओं को के लिए धन मिलता था, अब उसको वो उनके हवाले करना चाहते हैं और वो उनके हवाले कर रहे हैं। इसलिए एक उन्होंने निजीकरण की मुहिम चलाई। पहले विनिवेश किया, तो विनिवेश में भी पैसा देना पड़ता था। कोई पूंजीपति अगर कोई कुछ शेयर खरीदेगा कोयला का, तो उसको पैसा देना पड़ेगा उसके शेयर वैल्यू के हिसाब से। उसके लिए उनका पैसा नहीं था। फिर उन्होंने कहा हम निजीकरण करेंगे, सस्ते में कौड़ियों के दाम में। ये बाल्को का एल्युमिनियम प्लांट है छत्तीसगढ़ में, कौड़ियों के दाम में बेच दिया। जितने का उनका पावर प्लांट था, पावर प्लांट में जितना पैसा लगा उससे कम पैसे में उनको दे दिया। उनके पास रिजर्व था, दे दिया, लेकिन उसमें भी उनको पैसा देना पड़ा। अब ये मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल तय कर लिया कि इनको पैसा ही नहीं लेना है इनसे, पूंजीपतियों से, इनके हवाले सब कुछ कर देना है। तो एक उन्होंने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नाम के परियोजना की, उसमें हाईवेज, स्टेडियम,
रेलवे के प्लेटफॉर्म्स, 156 खदानें, ये सब कुछ शामिल है उसके अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, इनको वो दे देंगे निःशुल्क, उनको उसका एक कीमत आंक लेंगे कि इतनी की कीमत है, पर पैसा लेंगे नहीं उनसे। अब उनसे कह रहे हैं कि आप इसके अंदर कमाओ, और कमा के सरकार को मत दो, कमाओ और अपने पास बड़ा हिस्सा अपने पास रखो, छोटा सा हिस्सा सरकार के पास दो। तो इसका मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डूब जाएगी। अभी पब्लिक सेक्टर का दूसरी भूमिका क्या थी, आज की तारीख में निजीकरण से, राष्ट्रीयकरण से पहले जो कोयला खदानें थी, उनका मजदूर जो है जानवरों की तरह ज़िंदगी रहता था। राष्ट्रीयकरण हुआ तो आज कोयला का मजदूर सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी रहा है, उनके बच्चों का भविष्य बना। कई कोयला मजदूर हैं, उनके बेटे यूपीएससी क्लियर करके ना एसपी कलेक्टर तक बन गए, इंजीनियर तो आम बात है। अब ये विकास हुआ। अब ये जो निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण करने के बाद आम के मजदूरों को जो सुविधा मिल रही है, अधिकार मिल रहा है, सम्मानपूर्वक जीवन जी रहा है, वो ख़त्म कर दिया। और पब्लिक सेक्टर में और सरकारी क्षेत्र में ही आरक्षण है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है। तो ये आरक्षण के खिलाफ है सरकार, मनुवादी सरकार है। तो आरक्षण समाप्त करने के लिए उन्होंने तरीका निकाला कि पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर दो, सरकारी विभागों के अंदर भर्ती मत करो। तो आज सरकारी विभागों में भर्ती नहीं हो रही, पब्लिक सेक्टर में ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जो समाज के दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, इनके एक हिस्से को जो फ़ायदा मिला वो अब पब्लिक सेक्टर ख़त्म करे, उसको छीनना चाहते हैं। अब इसके खिलाफ असंतोष हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, इस असंतोष को बिखेर देने के लिए, असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वैचारिक रूप से हिंदुत्व के नाम पर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा हथियार है, एक तरफ उदारीकरण की नीतियाँ, निजीकरण कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति उनके हवाले कर रहे हैं, पूरे संसाधन उनके हवाले कर रहे हैं, बैंक लूट के भाग रहे हैं लोग। और सब जितने लूट रहे हैं बड़े बड़े, ये सहयोग नहीं है, ये रिसर्च का विषय है। सब गुजरात के क्यों हैं? जितने 28,000 करोड़ का लेगा वो भी गुजरात, जितने बैंक लूट के भाग रहे हैं वो भी गुजरात के, जिनके पब्लिक सेक्टर को लूट के जिनके हवाले कर रहे हैं वो भी अंबानी जी, अडानी, वो भी संयोग से गुजरात के। तो ये जो एक ऐसा एक है ना गिरोह टाइप बन गया है जो देश को लूट रहा है, इसके खिलाफ CITU सिर्फ दिखावे की लड़ाई नहीं लड़ रही। बाकी यूनियंस के बारे में हम नहीं जानते क्या कह रहे हैं, वो क्या करते हैं। हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसीलिए ये हड़ताल 28-29 की हड़ताल में सबसे ज़्यादा प्रखर भूमिका पूरे देश में इसी को बचाने की लड़ाई थी, सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए। रोजगार में भर्ती खोलने का सवाल था, महंगाई कम करने का सवाल है, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का सवाल है, ये मनरेगा है उसका विस्तार करने का सवाल। ये जो आम लोगों के मुद्दे हैं उसके लिए हड़ताल हुई। पूरे देश में 28-29 की हड़ताल में सबसे प्रखर भूमिका सीटू ने निभाई, और सीटू अभी अपनी भूमिका निभाती रहेगी। और आने वाले समय में हम लोग जो है ना अपनी लड़ाई को और तेज़ करेंगे, ये ही हमारा संकल्प है और इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आज की बैठक भी इस संदर्भ में हो रही है हमारी। जब 28-29 की हड़ताल हो गई, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई हमारी 22, 23, 24 को चंडीगढ़ में, उससे फैसला हुआ है। अभी 10-11 तारीख को हमारी राज्य कमेटी की बैठक हो रही है, उससे फिर आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि पिछली जो हमारी पीढ़ी थी, जिसमें भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, इन्होंने जो संघर्ष करके हमारे देश को आज़ाद करा के और एक संविधान वाला देश बना के हमको सौंपा, अब ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो हमारा संकल्प ये है कि हम इसको लेकर लड़ेंगे। ये जो हमारे पुरखों की हमें जो धरोहर मिली है उसको बचाएंगे, और आने वाली पीढ़ी जो है इस देश की, उसके बेहतर भविष्य के लायक हिंदुस्तान बनाने की लड़ाई। सबसे पहले तो मैं RBN न्यूज़ चैनल को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूं, जिन्होंने मेहनत कशों की आवाज़ को आम जनता तक पहुंचाने का या निचली इकाई तक पहुंचाने का एक काम किया है। हम ये बताना चाहते हैं वर्तमान परिवेश में कि आज जो मेहनत कश वर्ग है, विशेषकर न केवल कोल इंडस्ट्री में काम करने वाला बल्कि आम जनता जो है वो दिल्ली के तख्ते ताऊस पे बैठी निकम्मी सरकार से काफ़ी ग्रसित है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज जनजीवन झेल रही है, कोरोना काल में जब आपदा थी, लोग
हतोत्साहित हो चुके थे, इस महामारी से परेशान थे, तो उस आपदा में अवसर की तलाश करते हुए भारत सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा और तमाम ट्रेनों को बंद करके रख दिया। आज सिचुएशंस क्या है देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। सरकार ये चाहती है कि आम जनता को चलायमान ना करो, क्योंकि सबसे सुलभ और सस्ता आवागमन का साधन जो है ट्रेन है, और उस ट्रेन से जनता एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही करती है, तमाम जनजीवन से ओतप्रोत होती है, अपने तमाम लोगों से मुलाकात करती है, तो तमाम तरीके की जानकारी उसको हासिल होती है। सरकार ने लॉन्ग रूट की ट्रेनों को तो शुरू कर दिया, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेनें थीं, जो लोकल ट्रेनें थीं, विशेषकर आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आज चिरमिरी हमसे कट के रह गया है। जो चिरमिरी एक कोयला उद्योग का सबसे पुराना क्षेत्र था और बहुमूल्य कोयला रत्न वो पैदा करता था, वो कोयला जिससे हमारे घरों की बिजली जलती, शुरुआती दौर पे चिरमिरी में शुरुआत हुई, लेकिन आज चिरमिरी आवागमन का कोई साधन नहीं है। इतना ही नहीं, इधर चंदिया से कटनी से लेके चिरमिरी तक, कटनी से बिलासपुर के लिए या कि रीवा से चिरमिरी के लिए जितनी भी ट्रेनें हैं, जबलपुर से अंबिकापुर की रूट, सभी ट्रेनों को बंद करके तमाम जनजीवन को एक जगह संचित कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है जो सरकार चाहती है? सरकार ये चाहती है कि लोगों को अशिक्षित रखो, इनको सही मुद्दे जो वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी के, महंगाई के, शिक्षा के, चिकित्सा के, उनसे दूर रखने के लिए इनके अंदर धार्मिक उन्माद भरा जा रहा, धर्म के नाम पे इनको प्रेरित किया जा रहा और ये कहा जा रहा कि धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। मैं जानना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आम जनता को बताना चाहता हूँ, ये वो भारत है जहाँ मुगलों ने मतलब 200 साल तक शासन किया और जहाँ अंग्रेज़ों ने 200 साल तक शासन किया। आज की डेट में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी हिंदू हैं, इवन डीएम और थानेदार तक हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म खतरे में आया कहाँ से? सिर्फ एक हवा उड़ानी है और लोगों को सांप्रदायिकता के नाम पे एक जहर बोना है, ताकि असली मुद्दे से, महंगाई से, बेरोजगारी से और तबाही से, शिक्षा से लोग दूर रहें और ये अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहें और ये किसी भी काम को ना करें। ये इनका मेन मकसद है। इससे सचेत होना होगा जनता को, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी समस्या है, एक समय था, याद कीजिए 2008 का वो समय जब समूची दुनिया आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही थी, आर्थिक मंदी थी, तब हिंदुस्तान सीना तान के खड़ा था और उस समय कोयला मजदूरों को हम वेतनमान दे रहे थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षित थे और आज उन्हीं सार्वजनिक क्षेत्रों को, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्रों की बुनियाद जो रखी गई थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की थी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, उस पैसे को बाजार में इन्वेस्ट करें, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो बाजार जाएंगे तो बाजार बढ़ेगा, तो देश का विकास होगा, बाजार बढ़ेगा, देश का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। उसी सार्वजनिक क्षेत्र को बर्बाद करने पे तुले हैं, बेचने पे तुले हैं, लीज पे देने के लिए तुले हैं। लीज का मतलब है गहन रखना। हमारे यहाँ संकट काल में जब किसान कोई परेशान होता था तो अपना एक खेत गहन रख देता था और बाद में उसको छुड़ा लेता था। और आज सरकारें सार्वजनिक उद्योगों को, रेल को, भेल को, गेल को, सबको लीज पे रख रही है। दिल्ली के लाल किले को 50 साल के लिए लीज पे रख दिया है। लीज का मतलब गहन रख दिया। हम
आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आज़ादी के बाद हम पैदा हुए हैं, आज़ाद ख्याल होने चाहिए हमारे। इसके खिलाफ एक आवाज़ उठानी है और इस आवाज़ को हम बुलंदी के साथ लड़ेंगे, CITU के परचम के साथ लड़ेंगे, जन जीवन को जागृत करके लड़ेंगे। और इसी तारतम्य में अगर आप और कुछ जानना चाहें तो हमारा छोटा भाई है, उससे जरूर बात करें। छोटा सा सवाल मेरा है, सरकार का कहना है कि हम मुफ्त दे रहे हैं, ये मुफ्त का माजरा आखिर होता क्या है? कि सरकार जैसे कहती है हम गरीबों को आवास योजना मुफ्त दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वाकई में कि यहाँ पर देश में टैक्स जमा नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें सरकार मुफ्त देती जा रही है? देखिए, अगर इस मुद्दे पे जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला है ये, और इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से सोचना होगा। आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई है देश की जनता तो मध्यम वर्ग है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा टैक्स वही दे रहा, जो कर्मचारी है सबसे ज़्यादा टैक्स वही दे रहा। और ये जो सरकारें आज सत्तासीन है वो ड्यू टू मध्यम वर्ग। अगर इस मैथ को देखेंगे तो आज जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आंकड़े निकाल लीजिए, 60 और 65% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हुई। 65% अगर वोटिंग हुई है तो उसमें 35% पाने वाला सत्ता में बैठा है, और 35% वो मध्यम वर्गीय लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। अगर वो 35% वोट दिए होते तो सबसे ज़्यादा सत्ता से, सरकार से ग्रसित वही लोग हैं जिनको मुफ्त में कुछ भी नहीं मिल रहा। मुफ्त में दे दे के सरकार ये कहती है मुफ्त में दे रहे हैं, अरे तो उनको मुफ्त खोर क्यों बना रहे हो? उनसे काम लो, काम कराओ, उनको काम की तलाश है, बेरोजगार हैं वो। इसलिए तुम अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उनको मुफ्त में चारा दे रहे हो, ताकि वो लड़ना भूल जाएं, सवाल करना भूल जाएं, आवाज़ उठाना भूल जाएं, आपके खिलाफ मुट्ठियां भींचना भूल जाएं। ये आपकी एक सोची समझी कूट रचना है, जिसके तहत आप अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हो, और कुछ नहीं, कुछ भी मुफ्त में नहीं दे रहे। सिर्फ मुफ्त क्या बहाना लेके मध्यम वर्गीय जनता का पसीना और खून निचोड़ रहे हो, मुफ्त में कुछ भी नहीं। ये आपके कार्य थे, आपकी जिम्मेदारी है जो आप कर रहे हो, और कह रहे हो कि मुफ्त में देने की स्थितियां क्यों पैदा कर दिया आपने? उनको रोजगार दे दो, वो नहीं मांगेंगे मुफ्त में। यही मेरा कहना है। यह गोदी मीडिया है और एक मीडिया सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप हमसे पूछ रहे हैं, निश्चित हमारा संगठन कोयला श्रमिक संघ CITU आपको धन्यवाद देता है कि इस भीषण परिस्थितियों में आप जो मजदूरों की बात है, आम जनता की बात है, वो जनता तक पहुंचाने की आप चेष्टा कर रहे हैं। इस देश के अंदर जो भी हमने कमाया 200 साल 250 साल में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे 1964 की सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो, APMC एक्ट हो, और चाहे 1923 में पहला बना कानून क्षतिपूर्ति अधिनियम, और 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, तक 44 कानून बने। ये सारी की सारी चीज़ों को वर्तमान सरकार जो है ध्वस्त करके मनुवाद को लागू करना चाहती है। मनुवाद को ला करके संविधान जो अम्बेडकर साहब ने बनाया और जिस संविधान के तहत पूरा देश चल रहा है, उस संविधान की कसम खा के लोग जाते हैं वहाँ सत्ता पे और उस संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। आज 29 कानून 44 में से सरकार ने ख़त्म कर दिया। रेलवे के 109 रूटों को मतलब इसने जो है ठेके पे दे दिया, 151 ट्रेनें ठेके पे दे दिया। इसके बाद आप देखिए मतलब 162 खदानें ठेके पे दे दिया। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो इनका है, जिसमें गोदी जो मतलब समुद्र से आयात निर्यात होता है, हवाई अड्डे, बस अड्डे, नेशनल हाईवे पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, डीजल, ये तमाम सारी चीज़ों को ठेकेदारों के हाथ में, तथाकथित ठेकेदार अंबानी अडानी के हाथ में देने की साजिश है। इसलिए कि इनको सत्ता में पहले फंड इनको मिलेगा। आम जनता जो है उसको चाहिए रोजगार, किसान को चाहिए अच्छी खेती, अच्छा बीज, अच्छा कीटनाशक। आपने देखा किसानों के 3 काले कानून लाए, किसानों ने सालों मेहनत की, इसके बाद उसको नस्तनाबूद करना पड़ा। एक्चुअल में सरकार जो कहती है इससे उल्टा करती है। ये कहते हैं कि हम जो है गेम चेंजर हैं, ये गेम चेंजर नहीं है, एक्चुअल में नेम चेंजर है। अभी आप वर्तमान में देखिए कि जो ट्रेनों के ट्रेन जो है, हमारे भाई साहब ने बताया, ट्रेन लाइफ लाइन है गरीब जनता की।
लाइफ लाइन है, उसमें कम से कम पैसे में यात्रा होती है। क्योंकि इनको प्राइवेट ट्रेन चलाना है, इसलिए ट्रेनों की क्राइसिस पैदा कर रहे हैं। आज चंदिया से लेके कटनी से लेकर के चिरमिरी से लेके विश्रामपुर तक लोग तड़प रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की हालत है। पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से अडानी का कोयला जाता है, उसके लिए रोड खाली करवाई जा रही है, रूट खाली करवाया जा रहा है। और जो आप कह रहे थे ना, मुफ्त में कोई कुछ नहीं दे रहा है इस देश के अंदर। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, उस समय का APMC एक्ट था, उस जने से उस समय का सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी। ये हमारे देश की परंपरा है कि जो देश के गरीब हैं, जो कारपोरेट से जो टैक्स लिया जाता है, जो मजदूरों से टैक्स लिया जाता है, और उस टैक्स का पैसा मुफ्त में नहीं दे रही सरकार। वो टैक्स का पैसा जो हम जनता का है, मध्यम वर्ग का है, कर्मचारी का है, उस पैसे से उन गरीबों को जो 20 करोड़ लोग एक टाइम भोजन करके रात में भूखे सोते हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये जो बजट बनता है, बजट में अगर किसी को छूट दिया जाता है तो कारपोरेट के दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि बड़े पूंजीपतियों का 57 हज़ार करोड़ रुपया माफ़ कर दिया गया। जितने भगेड़ू थे, चाहे वो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सब पैसा लेके भाग गए। इसके बाद भी बजट में लगभग 6.5 लाख करोड़ की छूट उन पूंजीपतियों को दिया जाता है, और गरीबों का जो है उनका पूरा दूध पी लेते हैं लोग, और मलाई उनके मुंह में लगा देते, बोलते हैं झूठ, इनको फ्री में देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज रोजगार की हालत क्या है? मास्टरों की भर्ती हुई नहीं हुई, आंगनबाड़ी जो स्कीम वर्कर है, पूरा स्वास्थ्य विभाग का काम करती हैं महिलाएं, और 24 घंटे काम करती हैं वो। कोई नेता है, कोई सरकारी काम हो, वोट पड़े, वो काम करती है, लेकिन सरकार उनको सरकारी जो है मजदूर का उनको नहीं दे रही है, दर्जा नहीं दे रही, नहीं दर्जा दे रही है। जो आपका 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, उस 7वां आयोग में 17,000 की बेसिक तय किया सरकार ने। अगर हमने उनसे मांग दिया कि भाई उनको 26,000 रुपया की वेतन दो, तो क्या गलत है? नहीं दिया जा रहा है। कोयला खदानें बेची जा रही हैं। कोयला खदानें 1774 से चालू हुई, और कोयला खदान जो ट्रेन चलाई गई थी 1953 में ना, ये कोयला के चलते चलाई गई थी। आज उसी ट्रेन को, जब कोयला को राष्ट्रीयकरण की बात आई, उसके पहले पूंजीपतियों से बोला गया कि 100 करोड़ रुपए अगर आप दे दो तो इसका वैज्ञानिक हो जाएगा, वैज्ञानिक तरीके से कोयला निकलने लगेगा, एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगा। लेकिन तब कोई इनके पास पैसे नहीं थे। 1973 और 72 में सबसे पहले कोकिंग कोल का राष्ट्रीयकरण हुआ, इसके बाद समूचे कोयले का राष्ट्रीयकरण हुआ, और इंदिरा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो पब्लिक सेक्टर खोला गया था, उसका कॉन्सेप्ट ही सिर्फ यही था कि देश का जो भी खनिज संपदा है, जो भी संपदा है, हम उसको रोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे, ताकि पेट भी पले और सरकार का खजाना भी भरे। आज सरकार सिर्फ ये कर रही है कि उसको उल्टा चक्का चला करके और पूंजीपतियों को सब दे रही है, जिनको 6 लाख रुपए की, 6.5 लाख रुपए की छूट देते हैं बजट में। सरकारी टैक्स ये देते नहीं, इसके बाद जो टैक्स देने वाले उसके रोजगार खत्म होते जा रहा है। आज हमारे कोल इंडिया में जब यह राष्ट्रीयकरण हुआ 1973 में 7 लाख लोग काम करते थे, आज हमारे 2,43,000 के लगभग लोग बचे हैं। तो ये क्या है? एक्चुअल में ये सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है, कारपोरेट की सरकार है, और जनता को दरकिनार करके, किसानों को रौंद कर, मजदूरों के रोजगार खत्म करके, बेरोजगारों को बेरोजगारी के भयानक राक्षस के रूप में फेंक करके उनको अब पूंजीपतियों की हिमायती कर उनके तलवे चाट रही है। लेकिन हमारा संगठन जो CIT का संगठन है, हमारा संगठन नीचे से लेकर के, ग्रास रूट लेवल से लेकर के भी, कोयला में हम लोगों ने हाई पावर कमेटी का गठन करवाया, लेकिन उसके वेतन नहीं मिल रहे हैं। अभी वेतन समझौते की बात हमारी चल रही है, 3% देने की बात की है। हमने पहले गोरों को भगाया है, और अब जो है 1925 से जो इस देश की दलाली कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, उन चोरों को भी भगाएंगे, और हम कानून भी लागू करवाएंगे, उद्योग भी हमारे स्थापित रहेंगे। हमारा संघर्ष जारी है। और ये जो आपने हमसे पूछा, हमने बात की, इसके लिए बहुत बहुत क्रांतिकारी अभिवादन आपको। इस बात को जनता से ही आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी बेरोजगार हैं, जो भी स्कीम वर्कर हैं, जो भी किसान हैं, या जिस तरीके से महंगाई है, पेट्रोल देखिए, कच्चा तेल कितना सस्ता है, लेकिन रेट कमा है अभी। इसके बाद अभी पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है।
जैसे एक आदमी पेट्रोल पंप में जाता है 1 लीटर डलवाया और सरकार उससे मतलब 60 रुपये जेब काट लेती है उसका। डीजल अगर 1 लीटर डलवाया 60 रुपये पेट्रोल मतलब उसका जेब काट लेती है। ये जो छूट है ये छूट आम जनता को मिलना चाहिए, मध्यम वर्ग को चलना चाहिए, जिस देश की बुनियाद है, कर्मचारी को मिलना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। और वो तभी संभव है जब पब्लिक सेक्टर हमारे देश का, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्थापना की थी, जो उनका कॉन्सेप्ट था कि लोगों को रोजगार मिले, समृद्ध हो, गांव से लोग जो शहर की तरफ चले हैं, गांव से जो शहर बसे हैं, वो उद्योग ही इसको आगे बढ़ाएगा। उस उद्योग को अगर सफल पब्लिक सेक्टर ही रहने दिया जाए, पब्लिक सेक्टर के माध्यम से रोजगार दिया जाए, ये देश फिर से हमारा गरीबी घट जाएगी और तमाम सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएंगी। हमारा सरकार से यही मांग है, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम, गैस के बढ़े हुए दाम वापस ले। जो भी पब्लिक सेक्टर सरकारी संपदा LIC को, रेलवे को, पब्लिक सेक्टर को जो बेचने की साजिश है, इन नीतियों को वापस ले। नेशनल मोनेटाइजेशन की जो पाइपलाइन की जो नीति है इसको वापस ले। जो हमारे 44 कानून थे उनको 29 ख़त्म किया, उसको मतलब हमारे जो 3 कोर्ट बिल हैं उनको वापस ले। किसानों की जो मांगे हैं उसे वापस ले, वरना हमारा जो जन जागरण अभियान है वो निरंतर नीचे ग्रास रूट लेवल से लेकर और हमारा चल रहा है। सरकार बुलडोजर चलाएगी, हम उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं भी विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और आज समय का भी थोड़ा अभाव है, इस वजह से हम पूरी चर्चाएं कर नहीं पा रहे हैं। तो अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी और महेश जी से और ख़ास तौर पर अमृत जी से, क्योंकि जिन मुद्दों पर हमारी बात होना है वो अगली बार हम ज़रूर रखेंगे।